वेलकम बैक। ठीक है, आज जो है हमारा क्लास मुख्य रूप से रहेगा मगध पर। मगध काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, मगध का जो क्षेत्र है, अगर मगध का क्षेत्र से पहले जब हम अपनी जिंदगी पूरे इंडिया, जिसको कहा जाता था आर्यावर्त, आर्यावर्त भारत खंडे, ठीक है, और जम्मू द्वीप, जम्बू द्वीप, ये जो है सारा नाम जो है हिंदुस्तान का ही है। तो प्राचीन जो नाम है आर्यावर्त भारत खंड जम्बू द्वीप। तो ये जो मगध क्षेत्र है, जब आर्यावर्त या मगध हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान के इतिहास की बात करें, तो सबसे पहले जो चैप्टर अगर पढ़ने को मिलता है तो मगध महाजनपद से मिलता है। जब हम अपनी जिंदगी को एक घुमंतु से लेकर के, घुमंतु से निकल कर के कृषक में जिंदगी जीने लगे, जब कृषक बने तो कबीला बना, कबीलाई जिंदगी, कबीला बना, कबीला के बाद जो है राजतंत्र स्थापित हो गया। ठीक है, राजा बना, राजा ही। तो इस राजतंत्र में जब विकास हुआ राजतंत्र का, तो पूरे हिंदुस्तान में जो है 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। 16 महाजनपद बने उस समय। और जो है ये महाजनपद में, 16 महाजनपद में जो है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद जो रहा मगध का, मगध महाजनपद जो है, मगध महाजनपद काफी महत्वपूर्ण है, काफी विकास हुआ मगध महाजनपद का, और यह जो है शक्तिशाली बना। सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे कौन सा आ गया? 16 महाजनपदों में सबसे 1 नंबर पे जो आया मगध आया। तो मगध के विकास की अगर बात करें तो मगध के विकास पर अगर इसकी भौगोलिक दशा को अगर देखा जाए तो मगध के क्षेत्र में अगर बांट दिया जाए तो पूर्वी में ये जो है हिंदू कुश पर्वतमाला तक था, हिंदू कुश पर्वतमाला, दक्षिण में स्वर्णगिरी, उत्तर पश्चिम हिंदू कुश पर्वतमाला, स्वर्णगिरी दक्षिण में स्वर्णगिरी तक फैला हुआ था, और जो पूरब में था बंगाल तक। ठीक है, इसके आगे जो है और भी विजय हुआ, अफगानिस्तान चले गए, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये जो है पूरा का पूरा इसका हिस्सा बन गया अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो अभी जो बात करेंगे इसका जो विकास की स्थिति की, 16 महाजनपदों में मगध जो है सबसे ज़्यादा विकास क्यों किया? 16 महाजनपदों में मगध का विकास सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? मगध का विकास सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? तो मगध क्षेत्र में जो है इसका विकास, मगध क्षेत्र जितने भी कबीला बनते थे या राज्य का निर्माण होता था, या तो नदी के किनारे होता था। सभ्यता का जितना भी सभ्यता का विकास हुआ है तो राजतंत्र में भी उसी तरह से हुआ। जहाँ भी राज्य का निर्माण हुआ तो या तो नदी के किनारे हुआ या समुद्र के किनारे। ठीक है, या तो जो है समुद्र के किनारे उसका विकास जो है तेजी से हुआ। तो ये मगध महाजनपद जो था गंगा और यमुना के द्वाब में था, गंगा और यमुना का द्वाब। अब जब गंगा, कोई भी द्वाब क्षेत्र होता है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कोई भी द्वाब क्षेत्र होता है काफी उपजाऊ होता है। द्वाब क्षेत्र क्या होता है? उपजाऊ होता है। बीच की भूमि उपजाऊ भी, क्योंकि इसमें यहाँ जो है दोमट मिट्टी आता है, बहाया हुआ मिट्टी आता है, इसलिए काफी उपजाऊ होता है। इस क्षेत्र में जंगल भी ज्यादा होता है। जंगल का, जब जंगल होगा तो जंगल में क्या पाया जाएगा? लकड़ी पाया जाएगा। लकड़ी कौन सी होगी? इमारती लकड़ी होगी। इमारती लकड़ी विकास होगा, इमारती लकड़ी बाहर भेजेंगे, उसकी ये जो है उत्पादन हो रहा है, उपजाऊ भूमि है। यहाँ क्या हो रहा है? चावल और इसका गेहूं का के साथ साथ और भी अनाज का जो है उपज हो रहा है।
इसके अलावा अगर जंगल है तो जंगल में क्या पाया जाएगा? जानवर। तो जानवर में सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? हाथी। हाथी को राजा सवारी के लिए भी पालता था, और इसके हाथी के मुख्य रूप से था हाथी का दांत, हाथी के दांत के लिए ये भी व्यापार में आ रहा था। अब जो है ये हो गया। अब इस सभी चीजों को लेकर के यहाँ था बगल में चीन। चीन के साथ व्यापार होता था, मोरक्को के साथ व्यापार होता था, ठीक है, मिस्र के साथ व्यापार होता था। ये जो है व्यापार के कारण इसका क्या हुआ? विकास मगध क्षेत्र का बहुत तेजी से हुआ। तो अगर कहा जाए कि क्वेश्चन था बीपीएससी में, बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन था मगध के विकास का विवेचना करें, मगध के विकास का विवेचना करें। पहला अगर कहा जाए तो पहला कारण कौन सा होगा? भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण जो है ये हुआ सारा, क्योंकि जब उपजाऊ इसका जमीन था, जंगली था, और सबसे इसका जो एरिया था झारखंड वाला जो भी है, अभी भी देखते हैं कि झारखंड में क्या है? कोयले का खान है, खादान पूरा है, कोयले का खान है, यूरेनियम का खान है। तो झारखंड में लोहे का खान है। तो झारखंड वाला, उड़ीसा वाला क्षेत्र और बंगाल वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो है खनिज मिलता था। खनिज से भी कच्चा माल है, उसका मुख्य रूप से जो है लोहा का प्रयोग करता था, लोहा का उत्पादन होता था। तो इससे क्या हुआ? मगध का क्षेत्र विस्तार किया, इसका भौगोलिक कारण था। दूसरा अगर कहा जाए राजनीतिक, तो राजनीतिक कारण जो है इसका मगध क्षेत्र पर सबसे पहला अगर शासन किया तो हर्यक वंश का था, हर्यक वंश। तो इसका जो अगर कहा जाए तो महत्वाकांक्षी राजा, राजनीतिक कारण में महत्वाकांक्षी राजाओं। अब जो है जिस समय कविलास जीवन से अब राजनीतिक जीवन में घुसे, जब वो राजा बना, राजतंत्र की स्थापना हुआ, तो लोग क्या विकास करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। अब आक्रमण करने लगे, क्षेत्र में अपना विकास बढ़ा, अपना जो है क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ाने लगा, एक दूसरे पर आक्रमण करके उसको राज्य को जीतने लगा। उसी क्रम में ये जो है यहाँ जो मगध में महत्वाकांक्षी राजा हुआ, जैसे बिंबिसार हुए, बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अशोक आदि जो सब जो है क्या हुए? महत्वाकांक्षी राजा हुए। ये जो लोग हैं दूसरे राज्य पर, अन्य 15 महाजनपदों पर आक्रमण करके अपना कुटिलता से या किसी तरह से, चाहे वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले या जो है और तरीके से कर ले, उस पर आक्रमण करके कर ले, वैवाहिक संबंध स्थापित कर ले, मित्रता कर ले, करने के बाद जो है उस पर अपना अधिकार जमा लेता था। और यह जो है जिसके कारण इसको क्या हो जाता था? मगध क्षेत्र का विस्तार होता चला जाता था। ये रहा दो कारण, भौगोलिक कारण और राजनीतिक कारण, ठीक है। अगर कहा जाए कि मगध में सबसे पहले कौन सा राजवंश आया, तो मगध में का जो मगध जब क्षेत्र बना, मगध महाजनपद का जो विकास हो रहा था, उसका सबसे पहले इसका जो अगर मगध का इसका स्रोत कहाँ से मिलता है? मगध का जो स्रोत है, जानकारी का स्रोत, सबसे बड़ी चीज है इतिहास में कि स्रोत आखिर कहाँ से मिल रहा है, जानकारी मिलता कहाँ से मगध से, ठीक है। तो मगध या किसी भी क्षेत्र में अगर जानकारी चाहिए तो उस क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है, तो विकास का पता कैसे चलता है, या उस क्षेत्र के बारे में जानकारी कैसे चलता है? बहुत कारण यह लिखित इतिहास होता है, लिखित इतिहास होता है। तो लिखित इतिहास
कोई तो लिखने वाला होगा, तो उसका जो है जानकारी कहाँ से मिलता है, लिखित इतिहास में कहाँ से मिलता है। तो आपका इतिहास की जानकारी जो है, इसकी जानकारी, मगध के इतिहास की जानकारी सबसे पहले मगध क्षेत्र में अगर जानकारी मिलता है तो यहाँ जो एक बहुत चाणक्य थे, बहुत बड़े विद्वान चाणक्य थे, जिनको कहा जाता था विष्णुगुप्त। याद लीजिएगा, वो वन डे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विष्णुगुप्त या इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो है कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था चाणक्य को। इनका एक किताब था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना की इन्होंने। इसका जो भाषा है अर्थशास्त्र का, वो संस्कृत में है। अर्थशास्त्र जो लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो उल्लेख है 18 जो तीर्थ और 27 अध्यक्ष, बहुत बार इंपॉर्टेंट है ये बात, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि 18 तीर्थ और 27 अध्यक्ष का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र जो संस्कृत में लिखा है उसमें 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों का वर्णन मिलता है। दूसरा, मगध क्षेत्र में जो है विकास की बात करें तो मगध क्षेत्र में बहुत बड़ी घटना हुई थी। याद कीजिए क्या हुआ था। मगध क्षेत्र में ही जब जो है अपना सनातन धर्म में बहुत सारी बुराई आ गया, बुराई के बाद जो है लोग नए धर्मों की ओर जाने लगे, तो यहाँ जो है दो धर्म का उदय हुआ, बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन का जो है उदय मगध के विस्तार का कारण भी है। मगध के विस्तार का कारण बौद्ध और जैन धर्म का उदय है, ठीक है। उदय भी एक कारण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है दीपवंश और महावंश, दीपवंश और महावंश जो पुस्तक है ये बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ, इसमें भी जो है इनकी चर्चा होती है, मगध के क्षेत्र की जानकारी मिलती है। उसके बाद जो है सिहली अनुश्रुति, सिहली अनुश्रुति से भी जानकारी मिलती है। और ये तो हुआ भारतीय इतिहास से। उस समय जो आया था मेगास्थनी, किसके साथ आया था, सेलुकस, ठीक है। सेलुकस निकेटर के साथ जो आया था मेगास्थनी, इसकी पुस्तक है इंडिका, इंडिका है। इसमें भी जो है मगध क्षेत्र की जानकारी मिलती है। अब इसका इतिहास, अब लोग जो है अपनी संस्कृति पर किसी को विश्वास नहीं होता है, तो अगर विदेशी संस्कृति या विदेशी प्रमाण उसको प्रमाणित कर दे तब लोगों को विश्वास ज्यादा हो जाता है। तो मेगास्थनी जो है इस जो है मगध क्षेत्र का पूरा विवरण लिखता है। विवरण कौन किसका, मेगास्थनी जो बाहरी इतिहासकार था। इसके अलावा अशोक का शिलालेख, अशोक का शिलालेख में भी जो है इसकी जानकारी मिलता है मगध क्षेत्र की। अशोक के शिलालेख में भी मगध क्षेत्र की जानकारी मिलता है। तो अब ये जो है इतना महत्वपूर्ण कि आप जो है मगध क्षेत्र की जानकारी की या मगध क्षेत्र के इतिहास की जानकारी, ये 16 महाजनपदों में मगध का उदय जो हुआ, इसका मगध का विकास हुआ, जिसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी जो है कहाँ कहाँ उल्लेख किया गया है, जिससे मगध क्षेत्र की पूर्ण का जानकारी मिलता है कि हमारा मगध क्षेत्र जो है किस तरह से विकास किया, किस तरह से विकसित हुआ, ठीक है। इसके नोट कीजिए।
देख चलिए, उसके बाद है कि मगध क्षेत्र में जो बटा हुआ था, मगध क्षेत्र मौर्य काल में ये 4 प्रांतों, पूरा मगध अगर बात करें तो पूरा 4 प्रांतों में विभक्त था। प्रशासन पर ध्यान दीजिए, ये जो प्रशासनिक में ही आ जाएगा, 4 प्रांतों में विभक्त था। पहला था तक्षशिला, ध्यान दीजिएगा, आगे कहानी पे आएंगे। तक्षशिला। दूसरा प्रांत कौन सा है? तीसरा जो है आपका स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी। तीसरा जो था तोसली, और चौथा जो था उज्जैन। 4 प्रांतों में इसका जो प्रांत में जो होता था, ये इसका जो अध्यक्ष होता था या राजा होता था, कुमार कहलाता था या प्रांतपति कहलाता था, प्रांतपति कहलाता था, ठीक है, या आर्यपुत्र कहलाता था। और बीच में जो था मगध क्षेत्र, इसका जो है ये चारों तरफ, ये 4 साइड में कर दिया, और ये जो है मगध का जो क्षेत्र होता था ये सेंटर होता था। अभी जैसे है भारत का राज्यों का संघ है, तो सेंटर ये जो है इंडिया है। इंडिया कितने हैं, कितने राज्यों से है? 28 राज्य भी है, तो 28 राज्यों और केंद्र शासित कितना, 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। तो भारत जो है जिस तरह से राज्यों का संघ है, मगध भी उसी तरह से 4 प्रांतों में विभक्त था। और इसका जो केंद्रीय शासन था, केंद्रीय, भारत में भी केंद्रीय शासन है, केंद्रीय शासन। अब यहाँ से जो केंद्र से नियुक्त होता था कुमार, या तो वो होता था राजा का ही कोई रिश्तेदार होता था, नहीं तो राजा का क्या होता था, पुत्र होता था। उसको कुमार कहा जाता था, प्रांतपति कहा जाता था, आर्यपुत्र कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा कि तक्षशिला का जो है वो क्या बनाया गया था, इसको अशोक को जीतने के लिए भी गया था। तो इसका जो है सबसे पहले सुशील गया था, तो ये आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें जो होता था, एक अधिकारी होता था राजुक अधिकारी जो होता था केंद्र के सरकार के द्वारा नियुक्त होता था। कुमार के अलावा जो होता था केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता था, और ये सीधे रिपोर्ट करता था किसको, राजा को। इससे इसका कोई लेना देना नहीं था, इसका जो है रिपोर्ट नहीं करेगा, सीधे डायरेक्ट इसको करता था। जैसे अभी जो है राज्य सरकार में एक राज्यपाल होता था, किसको वो जो रिपोर्ट करता है किसको, सीधे केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। उसी तरह से राजू भी था जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता था, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, राजू सीधे तौर से किसके द्वारा नियुक्त होते थे, या किसका जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था? तो ये जो है केंद्र सरकार, तो केंद्रीय जो उस समय था मगध का क्षेत्र, वो भी केंद्रीय शासन के अंतर्गत आता था। केंद्रीय शासन वहां भी था, केंद्रीय शासन वहां भी था, ठीक है। अब जो है यहाँ एक और आता था भारत में, अभी जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर पढ़े हैं तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इसका जो बेहतरीन चर्चा जो मिलता है वो मिलता है अशोक के समय। अशोक के समय जो है अशोक के धम्म नीति, अशोक के धम्म नीति जो है अगर पूरी उसको विवेचना की जाए तो अशोक के धम्म नीति में जो था, अशोक के धम्म नीति क्या कहता था कि जियो और जीने दो। उसको देखिए, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यानी जो है किसी को मारो नहीं, जितना हो सके सब आपस में मिलजुल कर रहो, विकास नहीं करो। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह जो है इसका विनाश का कारण भी है। तो धम्म नीति कुछ हद तक विनाश का कारण जो है, अगर उसको नेगेटिव पॉइंट में ले चले तो धम्म नीति उसका विनाश का कारण हो सकता है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा की अगर बात की जाए तो उसका धम्म नीति सबसे महत्वपूर्ण है। और जो है मगध का जो लोग अगर कहा जाए, मगध में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो की गई थी, तो अशोक के समय ही
साबित होता है, या अशोक के समय के में ही प्रमाणिक रूप से माना जाएगा। उसके पहले ऐसा कोई नीति नहीं आया था जो उसके प्रमाणिक दे सके। ठीक है, इसके राज्य में जो होता था न्याय परिषद होता था, न्याय परिषद होता था। न्याय परिषद में न्याय परिषदों की संख्या जो है 6 समितियों में था, 6 समितियों में था। और 6 समिति में जो होता था 5 सदस्य होते थे, यानी टोटल 30 सदस्यों का एक परिषद होता था, जिसमें जो है छठा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, छठी समिति जो होता था टैक्स वसूली का होता था। क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो है टैक्स वसूली अशोक के मौर्य के समय टैक्स वसूली कौन सी समिति करता था, तो छठी समिति करता था। ठीक है, यहाँ का जो मुद्रा था टैक्स के रूप में लिया जाता था, अनाज रूप लिया जाता था, या जो है सीधे टैक्स के रूप में मुद्रा लिया जाता था। यहाँ का मुद्रा जो था पन था, पन मुद्रा क्या था, पन। राइट, ये इसका राजनीतिक परिचर्चा है। अब जो है इस पे आए, पहले नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें वनडे एग्जाम के लिए। पानी पूरी पी लो। अब आगे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था मुख्य परीक्षा में, अशोक के समय मौर्य अशोक के मगध के विस्तार की चर्चा करें। तो अशोक के समय से पहले अगर बात करें मगध क्षेत्र में, तो मगध क्षेत्र में पहला जो था हर्यक वंश का शासक था। ज्यादा लिखित प्रमाण नहीं है हर्यक वंश का, लिखित प्रमाण जो है सबसे पहले मौर्य का ही मिला है, मौर्य वंश का ही मिला है। तो मौर्य वंश का जो शासक था 321 से 187 बीसी तक, या कहीं कहीं जो है 185 बीसी भी लिखता है, 185 कर हुआ है 185 बीसी। टोटल जो है 137 वर्षों तक मगध साम्राज्य का शासन रहा, मगध पर जो है मौर्य साम्राज्य का शासन रहा। इसमें सब बहुत दिलचस्प कहानी है। मौर्य साम्राज्य का जब उदय हुआ उस समय मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पर नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश उस समय जो था राजा घनानंद था। उसी समय लगभग या जो है 326 कश्मीर में 326 बीसी में सिकंदर आया। सिकंदर एक सपना देखा था। क्या सपना देखा था? कि मैं विश्व विजयी बनूंगा, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड को जीतूंगा। उसी क्रम में जो है भारत आया। भारत आने के बाद जो है आक्रमण किया। आक्रमण तो आप देखे होंगे या पढ़े भी होंगे, सिकंदर और पोरस की लड़ाई, जिसमें पोरस हार गए थे, लेकिन काफी वीरतापूर्वक लड़े थे, जिससे सिकंदर काफी प्रभावित भी हुआ था। इसी का जो सेनापति था सेलुकस निकेटर था इसका सेनापति। सिकंदर का बाप था, यह जो है यूनानी आक्रमणकारी था। ये जो फिलिप का बेटा था सिकंदर, इसका जो पिता था।
फिलिप। अब ये जो है सिकंदर और पोरस की लड़ाई में, बितस्ता की लड़ाई बोला जाता है 326 ईस्वी में। उसी समय था मगध में, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा। मगध की राजधानी हर्यक वंश के समय जो था वो राजगिरी था। राजगिरी पाटलिपुत्र का बसाया था उदयन, सम्राट उदयन हर्यक वंश के जो राजा थे, पाटलिपुत्र को बसाए। घनानंद का शासन जो था कहाँ था? मगध में था। और जो है एक पंडित होते थे चाणक्य। ये पंडित जी थे, ये प्रकांड पंडित थे। ये अपनी शिक्षा जो है तक्षशिला में ग्रहण किए। तक्षशिला क्षेत्र में पाकिस्तान वाला भी जीव पढ़ता है। उस समय एक ही यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपना शिक्षा ग्रहण किए, महान पंडित बने। यहाँ कुछ दिन अध्यापन का भी काम, अध्ययन और अध्यापन दोनों इसी में किए थे, अध्यापन का भी काम किए। उसके बाद जो है अपने शिक्षा के विस्तार के लिए, अपने ज्ञान के विस्तार के लिए जो है, ये उस समय बहुत बड़ा नाम सुन रखे थे घनानंद का। घनानंद मगध का विकास तो तेजी से हो रहा था कि मगध चलते हैं। मगध क्षेत्र में, मगध क्षेत्र आए, घनानंद से मिले। घनानंद से मिले चाणक्य। एक चीज और था कि चाणक्य जी जो थे वो काले थे, काले, लंबी लंबी टीक रखते थे, काले थे। और घनानंद के पास आए, घनानंद के पास, घनानंद जो है कुछ वाद विवाद हुआ। घनानंद इनको अपमानित करके, काले कलूटे कह करके इनको बेइज्जती कर दिया अपने राज दरबार में, सबके सामने। जब सबके सामने इनको बेइज्जती कर दिया तो भाई कहे कि नहीं, अब तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए चाणक्य, जो विष्णुगुप्त उन समय नाम था इनका, विष्णुगुप्त सोचे कि मैं इस मगध साम्राज्य में जो है नंद वंश का शासन, मैं इसे किसी भी हालत में अंत करके रहूंगा। तो इन्होंने कूटनीति फूट डालो का शासन, फूट डालो अपना कूटनीति राजनीति आरंभ कर दिए। पढ़े ये जो विद्वान आदमी थे, वही रास्ते में जो है जा रहे थे, यहाँ से होते हुए, तो रास्ते में गोप होता है, गोप जिसको कहते हैं चरवाहा। चरवाहा के पास एक बालक था जो चंद्रगुप्त कहलाया। चंद्रगुप्त कहलाया। अब जो है गंगा के किनारे जो था बालक, वो जो है गोप के पास था। वह गोप का बालक नहीं था, यह जो है बालक किसी और का था। कहीं नाम भी इसका कहीं कहीं देता है, राजवर्मन मौर्य है इसका बाप का नाम, लेकिन कहीं हर जगह कोई इतिहासकार, कोई एकाध जैसे रोमिला थापर जो है उनकी चर्चा किए हैं। तो बालक चंद्रगुप्त था गोप के पास। गोप के पास से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 1000 पनवे खरीदे। और इनको खरीदने के बाद जो है, अब इसको खरीदा क्यों? अब जो है इस बालक को गोप से पता चला कि ये राजा बनने की प्रवृत्ति रखता है। यानी जब खेल खेलता है, खेल खेल में यह राजा बनता है, बाकी सब प्रजा बनता है। इसीलिए जो है उसकी तेज को देख करके, उसकी चतुरता को देख करके विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त को, मौर्य को 1000 पनवे खरीदा। और इसको लेकर के, किसको? चंद्रगुप्त को लेकर के तक्षशिला आ गए। और यही जो है उसको शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिए, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिए तक्षशिला में। और तक्षशिला में ज्ञान के बाद जो है ये कह के जाओ, तुम एक बार सिकंदर से जाकर मिलो। संभवतः ये चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से एक बार मिलने गया, लेकिन अपनी उद्दंडता के कारण सिकंदर इसको भगा दिया, मदद नहीं करने के लिए। तब जो है चाणक्य
अपनी सेना, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में अपनी सेना का गठन किया और अपने कूटनीतिक से घनानंद को मगध की राजगद्दी से अपदस्थ कर दिया। अपदस्थ मतलब हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। और हटाने के बाद जो है मगध में एक नया राजवंश, मौर्य राजवंश का जो है उदय हुआ, जो भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है मगध का इतिहास, बराबर। अब जो है ये हो गया, बताओ ये तो कहानी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो शासन किए वो 321 से 298 BC तक शासन किए। इस शासन के दौरान जो है क्या किए, चंद्रगुप्त के जो है लड़ाई, चंद्रगुप्त मौर्य मिले थे, कहीं लड़ाई का चर्चा मिलता है, किसी इतिहासकार कोई लिखते हैं लेकिन कोई इतिहासकार नहीं लिखते हैं, लेकिन इसका जो लड़ाई हुआ फिलिप द्वितीय से लड़ाई हुआ था, इसको हरा दिया फिलिप द्वितीय को। और इसका जो शासन उसके बाद जो है मौर्य अपना शासन का विस्तार करने लगा। फिर उसके बाद जो है 305 BC में इसका जो था सिकंदर का सेनापति कौन था, सेलूकस निकेटर। सेलूकस निकेटर जो था वो आक्रमण किया उस मगध पर। उस मगध का शासन कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य 305 BC में सेलूकस निकेटर को हरा दिया। सेलूकस निकेटर को हराने के बाद इसको जो है वहां, उसको हराने के बाद जो है उसको दंड स्वरूप सेलूकस निकेटर इसको हेरात दिया, हेरात हो गया। उसके बाद आपका चला गया अफगानिस्तान भी मिल गया इसको, अफगानिस्तान मिल गया, काबुल मिल गया, बलूचिस्तान मिल गया, बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार यहां तक हो गया, ठीक है। और सेलूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना वैवाहिक संबंध जो है स्थापित कर लिया, किसके साथ, हेलेना के साथ, ठीक है। बोलता क्या हुआ कि अब जो है मौर्य साम्राज्य का बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल तक हो गया, मगध साम्राज्य पूरा फैल गया। लेकिन अंतिम दिनों में ये जो है श्रवण बेलगोला में जो था जैन संत कौन थे, पढ़े होंगे, भद्रबाहु, नहीं याद है, भद्रबाहु, कोई बात नहीं, भद्रबाहु जो थे, भद्रबाहु के साथ रहे। और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपना प्राण को त्याग दिए। संलेखना विधि से अपना प्राण को त्याग दिए। ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा, अगर विस्तार भी लिखना है तो इससे ज्यादा नहीं लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, नोट कर लिए, फिर आते हैं बिंदुसार पे। इनके पुत्र जो थे बिंदुसार 298 से 273 BC, कहीं 272 भी देगा, 273 भी देगा, ठीक है। 273 ही 200 रखा लो, बिंदुसार बने। उसके बाद बिंदुसार अपना राज्य का विस्तार किए, उनका ज्यादा जो चर्चा नहीं मिलता है। ये उनके बाद जो आया
महान सम्राट अशोक 269 से 232 बीसी तक, 269 से 232 बीसी तक महान सम्राट अशोक का चर्चा मिलता है। अब ये देखिए कि 269 से 273 से 269 का लगभग 4 साल का गैप है। अब जो है सेनी अनुश्रुति या दिव्यावधान के द्वारा उसमें चर्चा दिया गया है कि बिंदुसार की जो थी 16 पत्नी के साथ साथ 101 बच्चे थे, 101 पुत्र थे। बड़ा पुत्र जो बिंदुसार का था वो था सुसीम। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए, याद कीजिएगा, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार किसको भेजा था? सुसीम को। सुसीम को हारने के बाद जो है अशोक गया था। ठीक है, सुसीम बड़ा बेटा थे और अशोक जो उससे छोटा ही, कोई नंबर उसमें नहीं है कि कौन से बेटे थे, और सबसे छोटा जो था 38 से। ठीक है, अब जो है इसमें सेनी अनुश्रुति के अनुसार, सेनी अनुश्रुति में यह कहा गया है कि अशोक अपने 99 भाई की हत्या करके गद्दी पर बैठा। और ये जो है पीरियड ये भी प्रमाणित करता है कि 4 साल का जो समय था बिंदुसार के 272-73 में जो 73-72 में जो मृत्यु हुई थी, उनके बाद ये 4 साल का गैप मिलता है। 4 साल के गैप में जो है उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ होगा, इसका प्रमाण नहीं मिलता है। इस लेकिन सेनी अनुश्रुति कहता है कि अपने 99 भाइयों को जो हत्या करके अशोक गद्दी पर बैठा था, लेकिन सबसे छोटा भाई जो था 38, ये अशोक का साथ दिया था, इसलिए अपने छोटे भाई को नहीं मारा था, बाकी 99 भाई को मार दिया था, जिसमें सुसीम उसका सबसे बड़ा बेटा था। बिंदुसार चाहते थे कि अशोक राजा न बन करके सुसीम राजा बने। ठीक है, तो भी है अपना सेनी अनुश्रुति, ध्यान रखिएगा। सेनी अनुश्रुति में आइए जो 99 भाई वाला जो है पटना में अगम कुआं है, अगम कुआं आज भी है। वहाँ जो है तो अपने 99 भाई का जो राजा का रखता था, राजा बनने का दावा करता था, उसी में मार के डाल दिया। अशोक था, अशोक राजा बना, राइट। पता चल रहा था। चलिए, हो गया। आपने 99 भाई को कहाँ डाला? मार के अगम कुआं में। अब जो है अशोक आ गया, अशोक राजा बन गए, तो छोटा भाई। इसके जो है अगर अशोक को पूरा सीधे तौर पे अगर करते हैं तो अशोक के बाद जितने भी शासक हुए, वो 8 वर्ष शासन किया। उसके बाद आया कुणाल, कुणाल के बाद आया लास्ट में जो है वृषरथ आया, ये भी 2 साल तक ही शासन किया। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाता है तो अशोक तक ही पूछा जाता है, या अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल था। और कुणाल का जो है लास्ट में जो है शासक जो था ये था 185 बीसी तक, 183 से 185 बीसी तक था, 187 से 185 बीसी तक जो था ये कम था, वृषरथ था। लगभग 2 ही शासन, 2-4 करके ही शासन तो चला था। यानी अंतिम जो महान सम्राट जो थे अशोक थे, इनका जो था धम्म नीति, राइट। और इसमें इसका जो था मौर्य साम्राज्य में 500 मंत्री था। 500 मंत्री का जो परिषद चलता था, इसका जो प्रधानमंत्री होता खल्लाटक कहलाता था, खल्लाटक। ठीक है,
कर्नाटक कहलाता था। ये था मगध साम्राज्य का उदय। ठीक है, अब जो है अगले क्लास में सब अशोक के बारे में अशोक पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। अशोक के क्वेश्चन भी पूछता है, अगर मगध साम्राज्य के बारे में तो कहा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। बाकी जो है अशोक के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।